बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक्सप्रेसो के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन अच्छा गुजरे, बल्कि इस दुआ के साथ कि आपका दिन अच्छा गुजरे। आपको खुश आमदीद कहते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा सर्दी से तंग नहीं हो रहे होंगे। वैसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध की अगर बात करें तो इसके जो मैदानी इलाके हैं इस वक्त भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। और आज तो बड़ा दिलचस्प मंजर लाहौर के हवाले से मैंने देखा कि आधा जो लाहौर है वो बिल्कुल धुंध उसमें नहीं है और आधे लाहौर के अंदर धुंध ही धुंध है। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। खैर, मैं अगर दीगर ममालिक, दीगर शहरों के हवाले से, मुल्क के दीगर हिस्सों के हवाले से आपको बताऊं तो बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पे इस वक्त धुंध है, शदीद सर्दी है। और जो बालाई अजला है और शुमाली बलूचिस्तान है यहाँ पे मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। और जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब, उनकी हिदायत पर वज़ारत मजहबी उमूर ने आज मुल्क भर में नमाज इस्तिस्क़ा अदा करने की अपील कर दी है। अमूमी तौर पर जुम्मे के रोज़ ये अपील की जाती है क्योंकि हमने देखा पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी बारिश के बगैर गुजरा। तो नमाज इस्तिस्क़ा अदा कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर सर को झुकाइए और दुआ कीजिए कि अल्लाह रहमत की बारिश अता करें। ये वज़ारत मजहबी उमूर ने एक मरासला जारी किया जिसमें ये इस्तदा की गई है कि सब लोग आज नमाज इस्तिस्क़ा अदा करें, जिससे स्मोक में कमी आए, पोल्यूशन में कमी आए और फिर जो मुख्तलिफ सांस के मसाइल हैं या दीगर मसाइल सेहत के हैं ये भी हल हो। तमाम शहरों, गाँव और देहातों में वाक़ जो मसाजिद हैं यहाँ पर आवाम मसनून नमाज इस्तिस्क़ा का एहतमाम लाजमी करें, ये उस मरासले के अंदर कहा गया। और अल्लाह की हुजूर बारान रहमत की दुआ करें। मैं ऑन एयर इस प्लेटफॉर्म से को इस्तेमाल करते हुए ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे एक रहमत की बारिश हो और जल्द से जल्द हो और ये जो एक खुशकी का सिलसिला है ये ख़त्म हो। दूसरी जो स्टोरी मेरे पास है, इससे पहले कि हम बड़ी खबर पे जाएं, वो भारत के हवाले से है। भारत का एक बार फिर मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत सामने आए हैं। सेक्रेटरी खारजा ने भारत का जो घिनौना चेहरा है वो दुनिया के सामने रखा है। पाकिस्तान ऑफ एंड ऑन ये करता रहता है। साइरस काजी ने गुज़िश्ता रोज़ न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि जो भारत है उसकी जानिब से 2 पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल किए जाने के मुसद्दिक़ा सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तानी शहरी शाहिद लतीफ़ और मोहम्मद रियाज को भारतीय एजेंटों अशोक कुमार और योगेश कुमार ने कत्ल कराया, ये बताया गया है। शाहिद लतीफ़ को आपको मालूम ही, हमने खबर दी थी, सियालकोट और मोहम्मद रियाज को रावलाकोट में कत्ल किया गया। शाहिद लतीफ़ एक इंडियन शहरी योगेश कुमार ने मकामी कातिल को हायर किया शाहिद लतीफ़ के लिए और उनको कत्ल करवाया गया। जबकि तफ्तीश से यह भी पता चला है कि अब्दुल्ला अली ने मोहम्मद रियाज का कत्ल किया। जिन्होंने मोहम्मद रियाज का कत्ल किया उनका नाम मोहम्मद अली है और अब्दुल्ला अली है, मोहम्मद अब्दुल्ला अली। उन्होंने 8 सितंबर को उनको कत्ल किया गया। तीसरे कत्ल में भारतीय एजेंटों से पैसे वसूल किए गए, जबकि भारतीय एजेंटों के नाम अशोक कुमार और योगेश कुमार हैं। सेक्रेटरी खारजा ने इस कत्ल में मुलव्वस जो मुख्तलिफ लोग हैं, टारगेट किलर्स हैं, उनको उनके साथियों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी और उनके एतराफ़ जुर्म की जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो भी बताई हैं। सेक्रेटरी खारजा ने यह भी कहा है कि उमैर ने 5 टारगेट किलर्स की टीम बनाई, ये उसका गैंग था पूरा। उसके बाद जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उमैर को साथियों समेत उन्होंने गिरफ्तार किया। उमैर 12 अक्टूबर को मुल्क से बाहर फरार हो रहा था। उधर अगर हम इंडिया या पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तानी शहरियों को एजेंटों के जरिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कत्ल कर रहा है और ये एक सिलसिला जारी है और इसके जिम्मेदारान को यकीनी तौर पर कारवाकई सजा दी जानी चाहिए। दुनिया के सामने जो भारत का घिनौना चेहरा है ये सामने आना चाहिए। इसके ऊपर कल वज़ारत ख़ारजा ने बड़ी तफसीली बात की है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को इंसाफ मिले। इससे पहले आपको मालूम है कुलभूषण यादव जैसे एजेंट्स को पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर पकड़ चुका है। फिर बराह रास्त दरअंदाजी करते हुए अभिनंदन जैसे जो पायलट्स हैं वो पाकिस्तान उनको पकड़ चुका है और फिर पाकिस्तान ने एक पुरअमन कौम होने का सबूत देते हुए उनको वापस किया भारत को। लेकिन भारत बाज नहीं आ रहा है। दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न। आई मीन इस पे बात होनी चाहिए। इसमें भी हम बात करेंगे, लेकिन आज मुल्क के अंदर सियासी तौर पे क्या है। अब तो हम एक सियासी रोजनामचा बन गए हैं, रोजाना आपको आके बताते हैं कि आज सियासत में क्या नया हुआ, क्या कुछ नया हुआ भी या नहीं। सो आज सियासत में क्या नया है, बात करते हैं आज की बड़ी खबर में। तो जनाब, आम इंतखाबात में दिन कुछ ही बाकी रह गए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जलसों के जरिए भरपूर कैंपेन चला रही है। मुस्लिम लीग की तरफ से पीपल्स पार्टी
और पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग पर तनकीद जारी है। मजे की बात यह है कि इनकी तरफ से पीपल्स पार्टी, जो इस वक्त पीटीआई वोटर्स हैं, उनको पीपल्स पार्टी दावत दे रही है कि कम टू अस। और कल तो बिलावल साहब ने नून लीग के वोटर्स को भी दावत दे दी कि आप हमारे लिए वोट करें। लेकिन कल फिर फाइनली एक जवाब आया, जो कि पॉलिटिक्स में ये होता है कि जब कैंपेन के अंदर एक उम्मीदवार तनकीद करता है दूसरे पे, तो फिर जलसे के जरिए दूसरा उम्मीदवार उसको जवाब देता है। कल मरियम नवाज साहिबा ने भी और शहबाज शरीफ साहब ने भी कल बिलावल को जवाब दिया, तुर्की ब तुर्की दिया, लेकिन नाम लिए बगैर जवाब दिया। मरियम साहिबा ने एक पार्टी की इस्तेलाह इस्तेमाल की, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने एक मेहरबान की इस्तेलाह इस्तेमाल की। तो मुझे तो वो गाना याद आ रहा था, किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। वो जिंदगी सजाई तो नहीं है, बिलावल साहब ने लाहौर में आके जिंदगी मुश्किल थोड़ी सी करने की कोशिश कर रहे हैं वो नून लीग की, जिसमें वो दावेदार हैं कि जी नून लीग ने कोई काम नहीं किया। 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन के अगर नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं कर पाए तो चौथी बार भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये दावा है बिलावल का। लेकिन कल मरियम साहिबा ने चैलेंज किया उनको कि यहाँ पे एक जमात आके और उसके सरबराह आके कहते हैं कि आपने किया क्या है। आप 3 टर्म्स मुसलसल 15 साल सिंध के अंदर हुकूमत में रहे हैं, आप 15 मंसूबे नहीं गिनवा सकते। मैं आपको नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ। और जब वो तकरीर कर रही थी उस वक्त ऑरेंज लाइन ऊपर से गुजरी, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का मंशूर पूछते हो, तो हाथ के इशारे से उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ का मंशूर। और उस वक्त जो लोग थे वो बड़े खुश हुए इस चीज़ को देखकर, बड़ी गर्मजोशी से उन्होंने इस तकरीर को सुना। सो जनाब, ये मुसलसल सिलसिला जारी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी बात कर रही है, वो भी, उसका भी ये दावा है कि हम एक अच्छी पोजीशन में होंगे और हम बेसिकली मेकर या ब्रेकर होंगे। हम विल बी द किंग मेकर, हम वो पार्टी होंगे जो डिसाइड करेगी कि हुकूमत किसकी बननी है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन जाने के बाद जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जब वो जीतते हैं, अगर वो तहरीक इंसाफ के भी लोग हैं बतौर इंडिपेंडेंट, उनका रोल बड़ा अहम होगा। जो कि तहरीक इंसाफ दावा करती है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उन्होंने पार्टी के ऊपर पार्टी लेवल के साथ अपने कागजात जमा कराए। हमारे साथ शौकत पराचा साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं कि वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। खास तौर पे जो साउथ पंजाब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 2 दिन पहले फिर कहा है कि जी हम साउथ पंजाब को एक सूबा बनाएंगे, बाकी मसाइल बाद में हल कर लेंगे, पहले हम सूबा इसको बनाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी साहब, साबिक वजीर आजम, ने कहा। शौकत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी, थैंक यू वेरी मच जी। अब एक मंजरनामा मैंने आपके सामने रखा, ऑब्वियसली यू नो बेटर देन मी, जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त। ये जो पॉलिटिकल कैंपेन है, क्या ये उस हरारत की तरफ जा रही है जिस हरारत की तवक्को है? और ये हरारत नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बहुत पुरानी है, लेकिन फिर जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था लंदन के बाद, दोनों पार्टियां चूंकि समहाउ ज़ेरे अताब भी रही, मसाइल का शिकारी, तो ये थोड़ी सी हीट कम हुई। क्या ये हीट अब मरियम और बिलावल के दरमियान आपको मजीद बढ़ती नजर आती है? आर वी गोइंग टू सी दैट लेट 80s और 90s की पॉलिटिक्स बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नवाज? देखें, ये पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन टाइम है और इस इलेक्शन टाइम में इस तरह की बातें होती रहती हैं, ये रूटीन की बात है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मसलसल जो नून लीग की क़यादत पर अटैक कर रहे थे, सियासी हमलों की बात कर रहा हूँ। पहले तो नून लीग इसको इजी लेती रही। नून लीग ने कभी ये नहीं प्लान किया था कि हम हेड ऑन करेंगे बिलावल को। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसलन एक जलसा मैंने खुद उनका जाकर देखा, उधर बलवाल में मैं गया हुआ था परसों, तो जिस पैशन के साथ, जिस एग्रेशन के साथ वो नून लीग की आला क़यादत और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम लेके वो बात करते रहे, तो एक तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग को अब ड्रैग किया अपनी पिच पर कि वो मजबूर हो गए हैं नून लीग वाले उनकी बात का जवाब देने के लिए। पहले वो ये जवाब नहीं दे रहे थे, वो कह रहे थे कि हर पार्टी अपनी बात कर सकती है, हर सियासतदान बात कर सकती है। लेकिन आपने दुरुस्त कहा, कल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी जवाब दिया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी जवाब दिया। तो इट मीन्स के कुछ फिर नून लीग महसूस कर रही है, जिसका अब उन्हें अंदाजा हुआ है कि हमें जवाब देना चाहिए। हैविंग सेड दैट, वो मामला नहीं आएगा जो 90s में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो सियासी राइवलरी थी, वो नहीं आ सकता। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में अगर वो 90s वाली ग्लोरी पंजाब में रिवाइव करनी है तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। अभी तो पीपल्स पार्टी के पास जो एक सो कॉल्ड फिनोमेनन है पाकिस्तान का, इलेक्टेबल्स पंजाब में, बहुत सारे अजला में तो उन्होंने टिकट्स भी नहीं दिए लोगों को, क्योंकि उनके पास वो लीडिंग जो विनिंग हॉर्सेस होते हैं वो है नहीं। तो इसलिए वो 90s वाला तो बहरहाल रिवाइव नहीं हो सकता।
हाँ, मसलसल पीपल्स पार्टी बैठे पंजाब में, पीपल्स पार्टी की क़यादत बैठे और वो कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी अपना मंशूर लेके आए, रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम लेके आए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोशिश की है कि ये जो इन्होंने अभी मंशूर दिया है, क्या ये इसमें रेवोल्यूशनरी आप कुछ नहीं देखते? जिसकी बात बिलावल करें, 30 लाख घर, 300 यूनिट्स जो दो क्या आम आदमी की जरूरत है, तो आप ये समझते हैं कि ये रेवोल्यूशनरी नहीं है? नंबर वन। नंबर टू, ये जो वोटर्स को कन्विंस कर रहे हैं बिलावल, मुसलसल तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, और कल तो नून लीग के वोटर्स को कह रहे थे कि आप हमें वोट दें। आई मीन दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप नून लीग के वोटर्स, ये ऐसी है जैसे आप भारत में क्रिकेट खेलने जाएं और भारतीय शायकीन को कहें कि आप इंडियन टीम को सपोर्ट ना करें, हमें सपोर्ट करें। वो लाहौर में नून लीग के वोटर्स को कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दें। तो इज इट लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी इट इज? बिलावल क्या सोच रहे हैं? क्रिकेट शायकीन तो खुद उनके अंदर जज्बा होता है कि अगर किसी ने अच्छा स्ट्रोक खेला है या एक अच्छी विकेट लिया है तो क्रिकेट शायकीन खुद जो है वो थंबिंग करते हैं, क्लैपिंग करते हैं। पॉलिटिक्स में भी एक ऐसा तबका होता है जिसको हम फेंस सिटर कहते हैं, कि जो आखिरी दिन तक देखते रहते हैं कि किसका प्रोग्राम अच्छा है, कौन अच्छा साबित हो सकता है। 10%, 15%, 20% और समटाइम्स 30% तक लोग होते हैं जो फेंस सिटर, जिनको पॉलिटिक्स में कहा जाता है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी जब ये नून लीग पे तनकीद कर रहे थे, मैं पहले भी शायद आपके एक दो शो में कह गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइमरीली तो नून लीग की मुखालफत में तकरीरें करके उस पीटीआई की यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लिए, जिनको अभी पता है कि उनके लोगों को एक हवा चलती है ना कि वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की स्ट्रेटजी ये रही कि किसी तरह से पीटीआई के उन लोगों को अट्रैक्ट किया जाए कि चले इस बार आप अपनी पार्टी नहीं जीत सकती, उन हवाओं की बात जो मैं बात कर रहा हूँ, तो आप हमारी तरफ आए, कम से कम वो नून लीग को आपका वोट ना जाए। और दूसरी बात जो मियां साहब के हवाले से, नून लीग के हवाले से पीटीआई ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो तकरीरें कर रहे हैं, सम ऑफ पीपल्स पार्टी के अंदर ये एक फीलिंग आ रही है और इंतहाई जिम्मेदार लोग उनके जिम्मेदार लोग मुझे बता रहे थे कि ये बात अब पंजाब में पॉपुलर हो रही है। जो बिलावल भुट्टो जरदारी मियां साहब की मुखालफत करते हैं अपने जलसों में, कभी चौथी बार की बात करके, कभी शेर का शिकार, कभी शेर खून चूसने वाली बात करके, उनके अंदर पीपल्स पार्टी के अंदर ये फीलिंग है कि इसको पंजाब की अवाम इस लेकिन कल शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की अपने जलसे के अंदर, वो बात एक जानिब तो उस तनकीद का जवाब थी, जैसे कि आपने कहा कि सियासी जलसों में ऐसी तनकीद होती है, लेकिन वो बात बड़ी सीरियस भी थी, वो ह्यूमन राइट्स का मामला था। और मैं सीरियसली इसलिए इसको ले रहा हूं क्योंकि निजी सतह पे ऐसे केसेस सामने आते रहते हैं। हमें नहीं पता कि क्या बहुत ताकतवर लोग इस सतह के ऊपर इसको करते हैं। जैसे कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम किसी को रिहा करेंगे या नहीं, हमारे दौर में तो कोई कैदी नहीं था, आप जो निजी जेलों के कैदी हैं, जिनको कैदी बना के सिंध में रखा गया, आप उनको छुड़ाएं, उनको रिहा कराएं। इससे ये लगता है कि सिंध में शायद बहुत बड़ा नेटवर्क है कोई, जिसकी तरफ शहबाज शरीफ साहब इशारा करें, जिसमें निजी जेलों में आम लोगों को रखा जाता है और वो ताकतवर लोग हैं और उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, आई मीन उस जमात से जिस पर वो तनकीद कर रहे थे। ऐसा लगता है, ऐसा कहा है शहबाज शरीफ साहब ने। दो पहलू हैं इसके, एक तो सीरियस पहलू है और एक तनकीद बराए तनकीद है। सीरियस पहलू ये है कि सिंध में कभी कभी इस तरह की खबरें आती हैं कि किसी की निजी जेल थी, ठीक है। अब मियां शहबाज शरीफ साहब जो भी कहें, अब्दुल रहमान खितरा ये खबरें चलती रही मीडिया पे कि उनके घर में या उनकी जो कस्टडी में कुछ बंदे भी मारे गए थे जी, उन पे केस भी चला था, आपको याद है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल याद है। लेकिन वही अब्दुल रहमान खितरा साहब को अब मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। दूसरी बात यह है कि अगर सिंध में कोई ऐसी लार्ज स्केल पे जाती निजी जेलें हों तो मीडिया का दौर है भाई, हर चीज सामने आ जाया करती है। अगर बलूचिस्तान का मामला आ सकता है, दूर दराज इलाकों का जहां मीडिया की रसाई भी नहीं होती, तो कम से कम सिंध में हर जगह हो जाता है। और तीसरी अहम चीज है कि थोड़ा सा फिर ये सिंध के एनवायरनमेंट से अदम वाकफियत भी जाहिर करती है कि ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी जेलें हों और उन जेलों में इतने मैसिव स्केल पे लोग बंद हों। वाकयात हो जाते हैं कभी कभार, वो आइसोलेटेड होते हैं, वो कच्चे के इलाके में ज्यादा होते हैं, जहां पर खुद मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत के दौर में भी ऑपरेशन गुलाम रसूल छोटू, आपको याद होगा, अभी भी किसी की कस्टडी में होगा। एक और चीज भी मैं इस हवाले से जरूर कहना चाह रहा हूँ कि सियासी कैदियों की जब बात होती है
2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। सिर्फ उस हुकूमत में हम कह सकते हैं कि कोई सियासी कैदी नहीं था। अच्छा। जब नून लीग की हुकूमत आई थी तो आपको याद है डॉक्टर आसिम हुसैन के साथ क्या हुआ जी। था? यानी वो 90 रोज तक तो किसी को पता भी नहीं होता था उस वक्त नैब कवानीन के मुताबिक कि 90 रोज तक वो कहाँ है और बंद कौन करवाता था। FIA को एक्स्ट्रा पावर किसने दी थी? ये नून लीग की हुकूमत ने एक्स्ट्रा पावर दी थी पैरेलल टू नैब के, जिसको चाहे आप जितनी देर तक उठा के रख सकें। तो आप ये कह रहे हैं कि ये दावा नून लीग का कि हमारा कोई सियासी कैदी नहीं था इस टाइम पे दुरुस्त नहीं है। चलें अब हम एक और तीसरी पार्टी की तरफ आ जाते हैं। अब तीसरी पार्टी के साथ सेमाए तीसरी पार्टी भी जहन में आती है, यानी कि मैं तहरीक इंसाफ की और तहरीक इस्तेहकाम दोनों पार्टियों की बात करूं। एक तो ये कि जो सर्वेज आ रहे हैं वो सर्वेज बड़े अलार्मिंग हैं। उसमें इस्तेहकाम पार्टी किसी भी सर्वे में 1% या 2% से ऊपर नजर नहीं आ रही। सोए जलीम खान जो उनके सदर हैं वो भी कहीं पे सर्विस के अंदर नजर नहीं आ रहे कि लोग उनको लाना चाहते हैं, कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रही ऐसा लगता है। और दूसरी जाने वही सर्वेस नून लीग की मकबूलियत को तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के या तो बराबर होता दिखाई देते हैं या उसमें इजाफा होता दिखाई देते हैं। और लोग खासतौर पर जो रिसेंट सर्वेज है इसके अंदर ऐसा लगता है कि नून लीग पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखें, मियां नवाज शरीफ के आने से फर्क तो पड़ा है ना, और इसमें कोई शक नहीं है कि पहले नून लीग एक लीडरलेस सिचुएशन में थी। सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल लेगेसी है या पॉलिटिकल जो कैपिटल है, पॉलिटिकल एसेट है, वो तो मियां नवाज शरीफ का है। वो मियां शहबाज शरीफ या मरियम नवाज साहिबा या किसी और का नहीं है। तो मियां साहब जब बाहर थे तो लोग जो नून लीग वाले हैं वो एक तरह का लीडरलेसनेस का शिकार थे। अभी मियां साहब आए, मियां साहब जलसों में जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मियां साहब का देखिए ना 80 से लेके अभी 40 साल हो गए। 40 साल में मियां साहब वन और द अदर वे वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक बड़ा फैक्टर रहे हैं, बहुत बड़ा फैक्टर रहे हैं। अगर उनको डिपोज किया गया, इक़्तिदार से निकाला गया, अभी तो वो फैक्टर थे, जब उनके पास इक़्तिदार आया तो भी फैक्टर थे। और अजीब बात है कि जब भी मियां साहब के पास इक़्तिदार आया 2/3 मेजॉरिटी के साथ आया। तो अगर आप 40 साल में पहले 5 साल में किसी को ओबलाइज किया, अगले 5 साल किसी को, फिर अगले 8 यानी स्पैन बन गए 5-5 साल के, तो उस 8 स्पैन में लोगों के पास साथ आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन है। मियां साहब का जो पंजाब के लीडिंग पॉलिटिशियन है, KP के या पाकिस्तान के, उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है। तो मियां साहब के आने से एक नई ताकत मिली है, नई रूह आई है मुस्लिम लीग नून में। और जो सर्वे आ रहे हैं, मैं जाती तौर पर इन सर्वेस पे कुछ ज्यादा यकीन नहीं किया करता कि सिलेक्टेड एक सैंपल होता है और बिल्कुल लास्ट सैंपल जो 3000 लोगों का था लास्ट सर्वे के अंदर, यानी 245 मिलियन पॉपुलेशन में 3000 का। अच्छा, वन मोर लास्ट थिंग, मेरे पास टाइम बिल्कुल ही खत्म हो गया। आप वो उस पॉइंट पे जरा बोले ना, तहरीक इंसाफ का जो मैंने आपसे पूछा, आप हाउ डू यू सी देयर पॉलिटिक्स, आई मीन वेयर डू दे स्टैंड? कल झगड़ा साहब का एक स्टेटमेंट आया KP से, उन्होंने कहा कि अब तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, इन इंतखाबात की कोई वैल्यू नहीं है। और फिर जो बैरिस्टर गौहर है उन्होंने भी कोई ऐसी ही बात की मिलती जुलती। तो इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द रिजल्ट्स इफ दे आर नॉट इन फेवर ऑफ तहरीक इंसाफ, ऐसा लगता है। मुझे तो ये जो बैरिस्टर गौहर साहब की आई एक बात और झगड़ा साहब की, ये ना हो। शौकत भाई ऑडियो लॉस्ट हो गई आपकी, लॉस्ट योर ऑडियो। लग रहा है हमारा, आपको आवाज आ रही है शौकत भाई साहब? बिल्कुल आवाज आ रही है। आप अपना जुमला मुकम्मल करें जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जिस तरह से ये बयानात आए हैं, झगड़ा साहब के बयान से पहले बैरिस्टर गौहर खान साहब का बयान, तो कहीं ये ना हो कि PTI आखिरी लम्हे कोई और फैसला कर दे। तो ये इन बयानात से, यानी जैसे गौहर साहब कह रहे थे कि जी हमें उधर धकेला जा रहा है जहां से वापसी का रास्ता ना हो, लेवल फील्ड की बजाय फील्ड ना होना, ये पुरानी बातें हैं। और ये फैसला आप ये कह रहे हैं बिटवीन द लाइंस के इंतखाब के बाइकआउट का भी हो सकता है? जैसे बैरिस्टर गौहर खान के बयान आ रहे हैं तो मुझे इस बात का डर लग रहा है। और फिर ये ठीक है, बात क्या है
लोग उनके चले गए, लोग बहुत सारे निकल गए जो इस्तेकाम किया, आपने बात की। फिर हवाएं जब चलती हैं, लोगों को भी पता चलता है कि जी फलां पार्टी इक़्तिदार में नहीं आ रही, तो हम नहीं जाते। तो ये एक कुछ ना कुछ तो सोचने पे मजबूर करेगी ना ये बात। राइट शौकत पराचा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब अपना सियासी तज्ज़िया हमारे सामने रख रहे थे। उनके जिस तरह के बयान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप दे रही है, खुदा न खास्ता ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई बड़ा फैसला ले लें। 2 केस से पहले तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये कहती आई है कि चाहे जो भी हो हालात, हम इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अब कुछ साफियों का ये कहना है, जैसे कि पराचा साहब कह रहे हैं, कि ये हो सकता है क्योंकि बड़ा फैसला ले ले तहरीक इंसाफ बिफोर इलेक्शन। हम आपको आगाह करते रहेंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। चूंकि हमारा भी इस वीक आखिरी शो और वीक के एंड के ऊपर या वीकेंड के ऊपर बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ लाइट स्टोरीज को शेयर करना, और खास तौर पे मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। आंखें तरस जाती हैं, कोई लाइट किस्म की स्टोरी सामने आए, कोई रिफ्रेशिंग किस्म की, कोई हेल्दी किस्म की एक्टिविटी सामने आए। हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद मैराथन की, और इस्लामाबाद जब जहन में आता है तो ग्रीनरी जहन में आती है, साफ सुथरा शहर, साफ सुथरी सड़कें, गलियां जहन में आती हैं। और इसके अंदर जनाब इस्लामाबाद रन विद अस के ज़ेरे एहतमाम जो कि क्लब है, उनके ज़ेरे एहतमाम ये इस्लामाबाद मैराथन मुनक्किद की जा रही है। और 42.2 किलोमीटर की फुल फ्लेजिंग मैराथन रेस है, जिसके अंदर इस्लामाबाद को इनवाइट किया जा रहा है कि आप आएँ, इस सर्द मौसम के बावजूद दौड़ें। और मजे की बात यह कि हमारी इतलात हैं कि इतनी सर्दी के बावजूद इस्लामाबाद में बहुत से लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त 2 बड़े जबरदस्त पार्टी मेंबर्स मौजूद हैं। एक तो हमारे साथ इस वक्त कासिम नाज साहब हैं जो कि ऑर्गेनाइजर हैं इस मैराथन के और कोर मेंबर हैं ओबियसली इस क्लब के, और उनके साथ साद सुल्तान हैं जो कोर मेंबर हैं इस्लामाबाद मैराथन के। सो इन दोनों साहिबों से हम बात करते हैं, इन दोनों शख्सियात से हम बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या बता पाएंगे हमारे देखने वालों को। कासिम बीइंग ऑर्गेनाइजर एंड साद बीइंग कोर मेंबर, आप दोनों को वेलकम। क्या हाल है कासिम एंड साद? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। एक तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप लोग आए। एक तो बहुत ही आपको मुबारकबाद एक ऐसा इवेंट प्लान करने के लिए जिसका ताल्लुक इस्लामाबाद के शहरियों से है, पाकिस्तान के इमेज से है, हमारी हेल्थ और फिटनेस से भी है। कासिम में आप चूंकि ऑर्गेनाइजर हैं, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूँ इस आइडिया के बारे में बताइए। ये रेस 28 जनवरी को हो रही है, कहाँ से कहाँ तक है, कितने लोग इसमें आ रहे हैं, व्हाट इज ऑल अबाउट, आई मीन इसके बारे में जो कुछ भी आप बता पाए हमें। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद मैराथन जो है ये इस साल 4थी एडिशन होने को है। इसका अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो 2016 में इस्लामाबाद रन विद अस जो कि क्लब है इसका ऑर्गेनाइजर, मैं उसका फाउंडर हूं। ये 2016 में स्टार्ट किया था, तब पूरे पाकिस्तान में रनिंग कम्युनिटी क्लब्स नहीं थे, तो सोचा कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें हेल्दी कल्चर को प्रमोट किया जाए। तो 2016 से अभी तक हम लोग 500 प्लस ग्रुप इवेंट्स करवा चुके हैं। हमारे तकरीबन वीकली 4 इवेंट्स होते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। और साल के हमारे 4 कैलेंडर रेस इवेंट्स होते हैं जिसमें इस्लामाबाद मैराथन से हम शुरू करते हैं। तो 2020 में तकरीबन जब हमारे 4 साल कम्युनिटी को हो चुके थे, तो हमने ये सोचा कि अब हमारी कम्युनिटी तैयार हो चुकी है हाफ मैराथन के लिए। पहले तो ये बताना लाजमी है कि मैराथन होता क्या है। मैराथन 42.2 किलोमीटर रेस डिस्टेंस को कहते हैं, जो कि एक पूरी दुनिया में होती है। तो यहाँ पर उस चीज़ की कमी थी। तो 2020 में जब हमारी कम्युनिटी के 4 साल पूरे हो गए, तो हमने सोचा कि अब हमें हाफ मैराथन करवानी चाहिए। तो 21.1 किलोमीटर से हमने स्टार्ट किया और उसका जो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, बहुत ज़्यादा लोग आए, डिप्लोमेट्स आए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से लोग आए, आम आवाम आए, एथलीट्स आए। 21 में हम कोरोना की वजह से नहीं करवा सके क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। फिर 22 में हम लोगों ने दोबारा इसको ऑर्गेनाइज किया और 22 में दोबारा हज़ारों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस्लामाबाद मैराथन को, जिसमें प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी आए और उन्होंने सदर पाकिस्तान ने एज ए पार्टिसिपेंट 10 किलोमीटर जो कैटेगरी थी उसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा उसमें कुछ एम्बेसडर्स भी थे, डिप्लोमेट्स भी थे, एथलीट्स भी थे, आम लोग भी थे, छोटे बच्चे, हर लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसकी अगर मैं आपसे पूछूं कि कहां से दोबारा इसको, ठीक है, कहां से कहां तक इसकी मंजिल क्या है, साथ इसका जवाब आप दे दें। आई बिलीव आप भी इक्वली इंफॉर्मेशन रखते होंगे कि कहां से कहां तक है और कहां से ये शुरू होगी, कहां पे खत्म होगी, और बीच में क्या कुछ लोगों के लिए, आम फैमिलीज के लिए क्या है, इफ दे वांट टू कम एंड जैसे अमेरिका में होती है मैराथन्स होती हैं या दीगर ममालिक में होती हैं, उनके लिए भी कुछ इंतजामात हैं।
जी बिल्कुल। सबसे पहले तो इसमें जी हमारी 5 कैटेगरीज हैं, जिस तरह कासिम ने बताया। फुल मैराथन 42.2, हाफ मैराथन 21.1, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और बच्चों को खास तौर पे एंगेज करने के लिए हमने किड्स फन रन का भी जो है वो एहतमाम किया है। तो इसमें हर किसी के लिए, बेशक वो बूढ़ी उम्र का हो या वो छोटी उम्र का हो, उसके लिए उसकी हैसियत के मुताबिक डिस्टेंसेस जो है अवेलेबल हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ये हमारा सारा जो सेटअप है ये स्टार्ट होगा इस्लामाबाद के अंदर ट्रेल 3 मरगला हिल्स के ऊपर, एक बहुत मशहूर लोकेशन है। ट्रेल 3 की पार्किंग के ऊपर हमारा सारा सेटअप जो है वो लगेगा और वहां से हमारी रेस स्टार्ट होगी। तो हम रेस स्टार्ट कर रहे होंगे एक तरीके से मरगला हिल्स नेशनल पार्क के अंदर से। वहां से हम मरगला रोड पे जो है वो दौड़ेंगे और हम 7th एवेन्यू जो दामने को पीसो हवा जाने का एक सिग्नल है, अगेन इस्लामाबाद के लोग बहुत ज़्यादा इससे वाकिफ़ होंगे। वहाँ से हम 7th एवेन्यू के ऊपर होंगे, पूरा 7th एवेन्यू हम रन करेंगे और हम दूसरा नेशनल पार्क इस्लामाबाद का जो शकरपड़िया नेशनल पार्क है उसके अंदर एंटर हो जाएंगे। और उसके जंगल में से होते हुए एक पॉइंट है जहां से हम साथियों को वापसी की तरफ पलटाएंगे और वो वापस ट्रेल 3 की पार्किंग में आएंगे। ये पूरा रूट जो है ये 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन का है। तो जो साथी फुल मैराथन भाग रहे होंगे वो इस रूट को 2 दफा करेंगे। और रास्ते में सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए हमने मल्टीपल वाटर स्टेशंस, हाइड्रेशन पॉइंट्स जो हैं वो रखे हुए होंगे, जिस पर उनके पास पानी, एनर्जी ड्रिंक्स, बनानास वगैरह फॉर एनर्जी, अगर कोई जो है वो वीक महसूस कर रहा है तो वो ये चीज़ें लेके खा सकता है। और एक बहुत ही अच्छा सा एक पूरा जो है एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट हुआ होगा कि ये सिर्फ इवेंट रनर्स के लिए नहीं है, ये हम कहते हैं कि उनकी सारी फैमिलीज के लिए, ये आम आवाम के लिए भी है, जो उनको आए देखें, उनको सहराएं कि वो किस तरीके से जो है वो एक इतनी लंबी दौड़ में हिस्सा ले। बिल्कुल साथ, ये मंजर ही इतना खूबसूरत लग रहा है कि हमारे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में या कोई भी शहर हो, जैसे लाहौर में कोई साइकिलिंग इवेंट्स होते हैं, इस्लामाबाद में भी होते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि इसमें आम आदमी भी इन्वॉल्व कर सकता है। सो कासिम, क्या कुछ आम लोग, कितने आम लोग इस वक्त एनरोल कर चुके हैं इसके लिए, कितने पार्टिसिपेंट्स की इस वक्त रजिस्ट्रेशन आ चुकी है और कहाँ तक जाने का इम्कान है, और क्या आम आदमी इसको देखने के लिए भी, आम फैमिलीज आपको लगता है आएंगी, क्या आपकी तवक्कुआत हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम पे जो हमारी रजिस्ट्रेशन है, रिस्पांस बहुत ही ज़बरदस्त है। हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आम लोग बहुत ज़्यादा हैं, और सिर्फ इस्लामाबाद के लोग नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग हैं। केपी से हैं, पंजाब से हैं, बलूचिस्तान से हैं, और हमारे सब सूबों से जो है लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और डिप्लोमेट कम्युनिटी से दोबारा बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन है। एक यहाँ पर मैं आपको एक मज़ीद एक ज़बरदस्त किस्म के एक मैं न्यूज़ आपको दूँ कि हमारे इसमें मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ बाहर से भी आई हैं। एक यहाँ पे वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड होल्डर रनर आए हैं जो कि 74 ईयर्स उनकी एज है, अमेरिकन सिटीज़न है, और उन्होंने 196 कंट्रीज में मैराथन रन किया हुआ है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और पाकिस्तान उनकी 197th कंट्री होगी। इसके अलावा उनका जो मैराथन है वो 204 मैराथन कर चुके हैं। इस्लामाबाद मैराथन उनका 205th मैराथन होगा। तो इस टाइप की पर्सनैलिटीज भी हमें ज्वाइन। और क्या कोई सियासी शख्सियात, कोई वज़रा, उनको भी जरा कंफर्ट जोन से निकालें, उनको भी जरा दौड़ाएं थोड़ा रोड्स के ऊपर, जरूरी है? कोई है ऐसे? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। जो रनिंग है या जो भी आपकी एक इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इस टाइम पर जो हमारी पूरे पाकिस्तान में सिचुएशन है, आई थिंक कि मेंटल हेल्थ पे काम करने। अच्छा कासिम, टाइम बहुत कम है। एक तो क्या इसमें खवातीन भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, और दूसरा क्विकली ये बताएं कि लोग कैसे आपको ज्वाइन करें, कैसे पहुंचे आप तक? बिल्कुल, इसमें ख़वातीन भी हमें ज्वाइन कर सकती हैं और कर रही हैं बहुत अच्छी तादाद में, बच्चे भी, बड़े भी, सब लोग कर रहे हैं। और इसमें पार्टिसिपेट हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, islamabadrunwithus.com। वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है कि किस तरीके से आप टिकट ले सकते हो। पूरा शेड्यूल हमारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, इस्लामाबाद मैराथन का पेज और इस्लामाबाद रन विद अस के पेज को आप, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। वीड लव टू कवर दिस इवेंट। जरूर हम कोशिश करेंगे कि हम इसको कवर भी करें, आपके इवेंट को दुनिया को दिखाएं। बहुत अच्छी एफर्ट है आपकी, और हमारी ढेर सारी दुआएं आप दोनों के लिए भी और आपकी टीम के लिए फॉर द सक्सेस। कासिम, नाज एंड साद सुल्तान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इस्लामाबाद रन विद अस क्लब के ये मेंबर हैं। 28 तारीख को ये मैराथन इस्लामाबाद से होनी है, ट्रेल 3 से शुरू होनी है। इसमें हिस्सा लीजिए, भाई इसे कामयाब बनाइए ताकि ऐसे और इवेंट्स हो। हम इस पर बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
ब्रेक से पहले हमने बात की थी मैराथन के हवाले से, अब बात करते हैं कुछ खाने की। देसी फूड में सुहेब आज हमें बिरयानी खिलाने जा रहे हैं। मास्टर बिरयानी है, इसकी क्या खुसूसियत है देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेसो के फूड सेगमेंट के साथ मैं हूं शोएब खान। बिरयानी किसको नहीं पसंद, और आज जो मैं बिरयानी ट्राई करने आया हूं वो है मास्टर बिरयानी। इस बिरयानी में ऐसा क्या खास है ये तो खा के पता चलेगा, तो चले मेरे साथ। जी, तो हमारे साथ मौजूद है मास्टर बिरयानी के ओनर चौधरी हमजा साहब। इनसे बात करते हैं और थोड़े से इंट्रो जानते हैं मास्टर बिरयानी के बारे में। आपकी बिरयानी बाकी बिरयानियों से कैसे डिफरेंट है, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं? सर बेसिकली हमारी डिफरेंट इस लिहाज से कि हमारा ऑथेंटिक टेस्ट है कराची वाला। हम लोगों ने जो मसाले भी यूज़ करते हैं, जो मसाले भी हमारे कराची से आते हैं, वहाँ से ही हम लोग सारी चीज़ें लेकर आए हैं। शेफ़ हमारे वहाँ से आए हैं, कुछ शेफ़ मुल्तान से, कुछ, लेकिन बिरयानी के जो शेफ़ हैं वो हमारे कराची से हैं। इनसे रिव्यू लेते हैं खाने के बारे में। इन्होंने अभी खाना खत्म किया है। सर आप हमें बताएं बिरयानी के बारे में, आपको मास्टर बिरयानी में ऐसा क्या खास लगा जो आप जानते हैं? इनका जो इन्होंने बारबेक्यू वाला सीन निकाला है ना, टिक्का बिरयानी मलाई बोटी, ये एक डिफरेंट चीज़ है। और जो एक हमारे ट्रेडिशनल बिरयानी का तरीका है उससे बहुत डिफरेंट और एक आपको एक अलग चीज़ मिलती है। आप जो हमारे देखने वाले हैं उनको रिकमेंड करेंगे? हाँ, इसको डेफिनेटली मैं इसको मास्टर बिरयानी को रिकमेंड करूँगा। बिरयानी बहुत अच्छी है। अच्छा, चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। जी, जैसा आपने देखा कस्टमर ने हमें रिव्यू दिया, और कस्टमर का रिव्यू ऑनेस्ट रिव्यू होता है, और उन्होंने अभी ख़त्म किया है तो उन्होंने हमें बताया कि हाईली रिकमेंडेड है मास्टर बिरयानी। तो अब तो मेरा ट्राई करना बनता है, तो मेरे साथ चलें ट्राई करते हैं फिर ये। जी, तो खाना आ गया और माशाल्लाह बहुत बड़ा प्लेटर है, चलें ट्राई करते हैं। या अब हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आपको ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स का। आज वकार मलिक साहब और उफेरा बात कर रहे हैं इब्तिदा में मुसलसल कामयाबी क्या हतमी कामयाबी की जमानत हो सकती है। बहुत दिलचस्प और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्सर हमारे जहनों में ये ख्याल आता है कि अगर कोई शख्स, कोई इंडिविजुअल जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है पिछले कई अरसे से, तो आने वाले टाइम में भी या आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी वो उसी तरह से सक्सेसफुल रहता है। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वकार अहमद मलिक साहब कि आखिर ये जो सोच है हमारे जहनों में ये पैदा क्यों होती है, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। तो सर मुझे ये बताएंगे, जो फिलॉसफी है अपना माइंड बना लेना कि जो पहले हो रहा है आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होगा, तो ये क्यों होता है? हॉट हैंड फैलेसी कहते हैं, और बेसिकली हॉट हैंड इन बास्केटबॉल ये एक टर्म है। अच्छा। एक स्टडी है, बेसिकली उसका जो उन्वान था वो ये था कि हॉट हैंड इन बास्केटबॉल में, यानी एक ऐसा पैटर्न जिसमें एक बंदा जो है वो आती ही उसने जो कामयाबी की है, एक खास पैटर्न यानी शुरू में आपको एक किसी स्पोर्ट्समैन में नजर आ गया, तो जो स्पेक्टेटर्स हैं या जो तमाशाई हैं वो ये समझते हैं कि इसकी कारकर्दगी पूरे मैच के दौरान वैसी की वैसी रहेगी। तो वहाँ से बेसिकली ये टर्म हुई 1985 में। अच्छा। अब इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके मुखालिफ आप समझ लें कि कुछ इस तरह की स्टडीज़ भी हैं जो कि बाद में 2018-19 में आई। बुनियादी तौर पे पहले तो फिनोमेना आप समझने की कोशिश करते हैं। फिनोमेना ये है कि इंसान जो है वो पैटर्न सीकिंग में लगा रहता है, यानी उसमें इसको बड़ी कंफर्टेबल फील करता है कि पैटर्न्स जो हैं, पैटर्न्स वो क्यों सीख करता है किसी भी जगह पे। आपको मालूम है ना कि अब बादलों में भी चीज़ें नज़र आती हैं, हालांकि बड़ा रैंडम पैटर्न होता है लेकिन उसमें भी नज़र आता है। किसी भी रैंडम पैटर्न के अंदर भी चीज़ें लोग निकाल लेते हैं। पत्थर पड़े हुए हैं और कोई ख़ास पैटर्न है जो, तो आपको कोई ऐसे लगेगा जैसे कोई उस पर कोई चीज़ लिखी हुई है, समथिंग। तो ये जो पैटर्न सीकिंग बिहेवियर है क्या, ये बुनियादी तौर पे आपको एक समझें कि एक सेंस पैदा करता है। ठीक है। तो इंसान जो है वो सेंस में बड़ा कंफर्टेबल रहता है, यानी कोई भी चीज़ जो है वो सेंसलेस है तो उसकी वजह से उसके अंदर एक एंग्जाइटी पैदा होती है। ठीक है। वो जो बेइत्मीनानी है उससे फरार की ये कोशिश ये है, या उससे बेइत्मीनानी को साइड पे करके उसके अंदर एक सेंस पैदा करने के लिए वो पैटर्न्स जो हैं, वो जो नमूने हैं वो देखता है। ठीक है। अब वो जो नमूने हैं वो न सिर्फ देखता है बल्कि उनकी बुनियाद पर फैसले करता है। और आप दुनिया भर में जितने भी फैसले हैं वो इन्हीं नमूनों पे होते हैं। एक पैटर्न होता है, पैटर्न के हवाले से पैटर्न क्या है, बुनियादी तौर पे एक बार बार एक चीज़ जो है वो रेप्लिकेट हो रही है या रिपीट हो रही है, तो आप उसकी रोशनी में आगे जाके एक प्रेडिक्शन करते हैं या पेशगोई करते हैं, और अगला जो मुस्तकबिल के हवाले से जो आपका फैसला है वो फिर आप उस पैटर्न को देखते हुए करते हैं। तो यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि
जो पैटर्न बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे, चाहे कोई गेम स्टार्ट हो रही है और शुरू में आपने देख लिया, तो या कोई किसी भी स्टॉक मार्केट के वाले से हम कई मिसालें ले सकते हैं। तो ये जो फैसला है कि ये करेगा, ये फैसला जो है वो बहुत ही पे रखा गया। ठीक है। ये बेसिकली हॉट हैंड का मतलब ये है कि हॉट हैंड से मुराद ये है कि शुरू में ये नहीं आपने देखा कि एक लगातार एक कामयाबी जो है आपको मिली, या किसी इंसान को मिली, तो आपने ये कहा कि आगे जाके भी ये इसी तरह कामयाबी मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह ये है कि फ़र्ज़ किया है कि एक गेम जो है वो 3 घंटे पर मुश्तमिल है और आपने इनिशियली 5 मिनट में ये एक रिज़ल्ट निकाल लिया है कि ये पूरी गेम इस तरह रहेगी, तो ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो सैम्पल साइज़ है वो बहुत छोटा है और इतने छोटे सैम्पल साइज़ पे आपने फैसला ज़रा बड़ा कर लिया। इसकी जो अपोजिट एक थ्योरी है वो बेसिकली 2018 या 19 में आई। उन्होंने ये कहा कि नहीं, उस स्टडी में और उसकी मेथडोलॉजी में कुछ गलतियां हैं। ठीक है। अच्छा, ये बात भी समझ आती है। उसकी वजह ये है कि जब आप ये स्टडी कोई भी देखते हैं, आप कहते हैं कि यार ये तो हमारी पूरी ज़िंदगी इसी तरह ही है। हम चाहे सैम्पल साइज जितना भी है, लेकिन हम पैटर्न्स ही देखते हैं और उन्हीं पैटर्न्स पे हम आगे जाके फैसले कर रहे होते हैं। तो 2019 में उन्होंने बेसिकली इसकी जो मेथडोलॉजी है इस पे कुछ सवालात उठाए थे, जो 1985 की ये वाली स्टडी है, हॉट हैंड वाली। ठीक है। और है भी, मतलब समझ भी आता है। लेकिन इसमें हमारे लिए जो मैसेज है वो हमें कन्वे हो जाता है। यानी देखें, एक बिल्कुल साइंटिफिक लेवल पे अगर हम देखें कि किसी चीज़ में कमी या खामी या उसकी जो मुबाहिस हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन हमें वो मैसेज जो है वो मिल जाता है। और वो मैसेज जो है वो सिंपल ये है कि आप जब भी कोई फैसला कर रहे हो तो बहुत इनिशियल स्टेजेस पे अगर कोई रेपिटेटिवली कोई कामयाबी या नाकामी या कोई भी सूरत ऐसी है, उसकी बुनियाद पे कोई बहुत बड़ा फैसला करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको कोई बहुत ज़्यादा इस हवाले से उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आगे जाके भी यही पैटर्न रहेगा। गैम्बलर्स फैलेसी जो है वो भी तकरीबन ये नहीं, वो इसके ज़रा उलट है कि गैम्बलर फैलेसी क्या होती है कि आपने अगर 4 छक्के आ गए हैं, आपके वो जो गोटी है डाइस जो है, तो आपने रोल की और आपके 4 छक्के आ गए, तो आपके ज़हन में ऐसी एक इमेज सा बनना शुरू हो जाता है, आप बिलीव करना शुरू कर देते हैं 5वीं बार भी 6 आएगा, आ सकता है। ठीक है। और ज़्यादा इम्कान ये है कि आ सकता है, हालांकि कोई ज़्यादा इम्कान नहीं है। 5वीं दफ़ा जो इम्कान है वो कोई 17% है, या जो भी, यानी 1/6 है। छक्के का भी है, वो 3 का भी है, वो 2 का भी है, वो 4 का भी है, वो 5 का भी है, सबका इक्वल चांस है। लेकिन बेसिकली क्योंकि वो 4 दफ़ा पहले एक पैटर्न हमने देखा हुआ है और हमारा बिलीव हो जाता है तो हाँ, उस पैटर्न की बुनियाद पे हम वो बिलीव, तो जब चीज़ों को साइंसी अंदाज से देखते हैं तो फिर आप यूँ समझिए कि आप बहुत मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें, आप इम्कान जो है वो रियाजियाती निकालते हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव निकालते हैं। और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर इंसान इस तरह ना सोचे तो पूरी दुनिया में जितनी भी गैमलिंग हो रही होती है और इतने बड़े बड़े कैसीनोज और जितना भी कारोबार चल रहा है वो तो बिल्कुल भी ना चल सकता। फिर अगर हर इंसान बहुत ज़्यादा अकली हो जाएगा, रियाजियाती हो जाएगा, मैथमेटिकल उस वाले से हो जाएगा, तो उसको पता है कि ये मैं जो भी कर रहा हूँ ये अगला इसका ये इम्कान है, तो बहुत ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो इंसान जो है वो बस सब्जेक्टिविटी के साथ थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। बट फ़र्द की सतह पे ऑफकोर्स इंडिविजुअल सतह पे इस चीज़ को इसको बहुत ज़्यादा जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि जो आपके जो फैसले हैं उनका सैम्पल साइज़ क्या है, और फिर जो आपका फैसला है वो कितना बड़ा है, यानी आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो क्या ये इंसान के लिए मुश्किल का बायस भी बनता है? क्या इसकी वजह से हम जिंदगी में गलत फैसले भी लेते हैं? ज़िंदगी में बेसिकली कॉग्निटिव बायसेस हैं ही है ना, कि हम ज़िंदगी में गलत फैसले लेते हैं, और ये जितने भी बायसेस हैं, और ऑफ कोर्स ये सैकड़ों में, ये तमाम बायसेस जो हैं ये हमें ये बताते हैं कि हम गलत कैलकुलेट करते हैं, हम सही कैलकुलेट नहीं करते, और जो गलत कैलकुलेशन का बायस बनने वाले फैक्टर्स या अवामिल हैं, वो अवामिल जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का काम है। अब वो करती है। अब इससे छुटकारा जो है वो ऑफ कोर्स वो तभी आप पाते हैं जब आप उन अवामिल को जानते हैं। मतलब एक स्टडी ये भी है कि इसी तरह का एक स्टडी इस कॉग्निटिव बायस पे की गई कि अवेयरनेस जो है वो कितना बड़ा किरदार अदा करती है, कि एक बंदा जो है वो कॉग्निटिव बायस जो है, अकली तासुब जो है, उससे वाकिफ है और एक नहीं वाकिफ है। तो इस पे बड़ी अच्छी एक स्टडी है। मतलब एक सिंपल आप 2 ग्रुप ले लें, एक ग्रुप को उन्होंने एक आर्टिकल दे दिया पढ़ने के लिए। आर्टिकल क्या था, वो सर्टेन बायस के वाले से था, तासुब के वाले से था, उन्होंने उस तासुब को पूरा आर्टिकल पढ़ लिया। उसके बाद दूसरे ग्रुप को नहीं दिया गया, और फिर उनको एक सिचुएशन दी गई, और उस सिचुएशन पे देखा गया कि ये जो कि अवेयरनेस थी जिन्होंने पहले आर्टिकल पढ़ा हुआ था कि इस तरह का एक तासुब होता है, तो वो उस तासुब से 18% से भी ज़्यादा जो था वो बच गए। अब सिर्फ अवेयरनेस, यानी सिर्फ आप आगाह हों
कि ये जो तसुबात हैं ये कैसे कैसे ट्रिकी हैं और कैसे कैसे हमारे फैसलों पे असरअंदाज होते हैं। वरना कॉग्निटिव बायसेस या जो अकली तसुबात हैं इनको तो अगर आप बहुत डीपली देखें तो इंसान की ज़िंदगी 70-80% तो गलत फैसलों की चल रही होती है। सुबह से लेकर शाम तक आपने फैसले करने हैं, बिल्कुल वो फैसले आपने टेक्नोलॉजी के हवाले से करने हैं, वो फैसले आपने सोशल फैब्रिक में आप चले जाएँ तो रिलेशनशिप्स में करने हैं, वो अगर आप जॉब और उस हवाले से देखा जाए तो बिजनेसेस में आपने फैसले करने होते हैं, आपने नौकरियों में फैसले करने, ये तमाम जगहों पे आपने फैसले ही फैसले करने होते हैं। और ये तमाम फैसले जो हैं ये अकली होने चाहिए, या हमें ये मालूम है कि वो जो अकली फैसला होता है वो बहरहाल बेहतर रिजल्ट लाता है, तो वो बेहतर नताइज के लिए, और जो दूसरे होते हैं वो अच्छे नताइज नहीं देते। तो ये जो अच्छे नताइज नहीं देते वाले फैसले हैं, इनसे बचने के लिए ये जो बायसेस हैं या कॉग्निटिव बायसेस हैं, इसके लिए आपको कोई साइकोलॉजी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्या करना चाहिए हमें इन चीज़ों से बचने के लिए? आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसका नाम है thedecisionlab.com। ठीक है, सिंपल आप जाएं thedecisionlab.com पे और उसमें आप देखिए डिसीजन लैब, फैसलों के वाले से एक लैब है, लेबोरेटरी है पूरी। हाँ, और वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे तमाम जो फैलिसीज हैं, तमाम जो ये बायसेस हैं, इनका बहुत तफसील से एक एक का जिक्र किया गया। तो वो बुनियादी तौर पे ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आपने कोई रट्टा लगाना होता है या आपने कोई बहुत ज़्यादा याद करना होता है। बुनियादी तौर पे ये होता है कि आपने वो एक दफ़ा कोई भी बायस, कोई भी तासुब, एक दफ़ा आप उससे फेमिलियर हो गए, आगाह हो गए, ये काफ़ी है, क्योंकि फिर वो आपको चेक में आ जाता है। बहुत सारे आपके बिहेवियर और दूसरों का बिहेवियर उसमें आप चेक रखते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपको पता होता है कि अच्छा यार यहाँ पे तो मैं बायस्ड हूँ, ये तो कंफर्मेशन बायस है, ठीक है जी, या ये फलां वाला बायस है, ये अभी मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए तो ये जो टेक्निक अपनाई गई है चीज़ों को सेल करने के लिए, अच्छा ये उस हिसाब से बनाई गई है और मैं इसका मतलब मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो thedecisionlab.com ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको ज़रूर देखना चाहिए। थैंक यू सो मच वकार साहब। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और एंड पे मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई भी फैसला लेना है, चाहे वो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा है, तो उससे फैसला लेने से पहले एक दफ़ा सोचें ज़रूर, उन चीज़ों को मय्यर ज़रूर करें, क्योंकि उसी के बाद ही आपको एक अच्छा और बेहतर नतीजा जो है वो हासिल होगा। इसी के साथ मुझे और वकार अहमद मलिक को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं आपके दूसरे सबसे पसंदीदा मौजू की। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पहला सबसे पसंदीदा हो, दूसरा मैंने उनके लिए कहा है जो सियासत को तरजीह देते हैं और फिर क्रिकेट की बात करते हैं। कुछ लोग क्रिकेट की पहले बात करते हैं। खैर जी, क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान टीम की हालिया नाकामियां बहुत सारे सवालात उठा रही हैं। क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त आर्जी पॉलिसियों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी मायूस कुन है। गुज़िश्ता 13 माह में पाकिस्तान क्रिकेट के 5 चेयरमैन आ चुके हैं, जिनमें 2 कायम मकाम चेयरमैन थे। इनमें अहमद शहजाद, फारूक राना, शाह खावर शामिल हैं। ये दोनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इसके अलावा रमीज़ राजा साहब, नजम सेठी और ज़का अशरफ साहब बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना काम करते रहे हैं। ज़राए ये कहते हैं कि शाह खावर क्रिकेट बोर्ड के रोज़मर्रा के मामलात भी देखेंगे अपने सौदे के संभाले जाने के बाद। और पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब हैं, वो पीसीबी के 28वें चेयरमैन बनने के उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार इनफैक्ट वो हैं इस वक्त। इन्हें मुंतखब होने के बाद 1 हफ्ते में चार्ज लेना होगा और अब देखना यह है कि क्या मोहसिन नकवी, जिनको नामजद किया गया है गवर्निंग बोर्ड के रुकन की हैसियत से, वो आइंदा आने वाले दिनों में कब तक अपना चार्ज लेते हैं, चूँकि 8 फरवरी को इंतखाबात भी हैं और उसके बाद जो निगरान हुकूमत का सिलसिला है वो ख़त्म हो जाना है, तो फिर शायद उसके बाद वो ये चार्ज लें और किस हद तक मुस्तकिल मिजाजी से वो ये इस ओहदे पर सर्व भी कर पाते हैं। दूसरी जानिब जो डायरेक्टर क्रिकेट टीम है मोहम्मद हफीज़ और कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी शाह खावर की मुलाकात हुई है। इसमें हफीज़ ने टीम की कारकर्दगी के हवाले से उनको ब्रीफ भी किया और उन्होंने कहा जी कि जो खिलाड़ी हैं इनका ज़्यादा फोकस लीग्स की तरफ है और ये जो लीग्स है ना ये एक्चुअली ख़राब कर रही हैं। सवाल ये है कि क्या पीसीबी की जो पॉलिसियाँ हैं ये इसकी वजह है कि खिलाड़ी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, बुनियादी तौर पर ये क्यों हो रहा है? इस सारे मामले को जानने के लिए वी नीड अ डॉक्टर कि वो इसका ऑपरेशन करें और बताएं। तो वी हैव अ डॉक्टर एक्चुअली, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दी डॉक्टर ऑफ क्रिकेट। हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके पास इनसाइडर क्या है क्रिकेट बोर्ड को लेकर। मिर्ज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड सुबह खैर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का इमरान, सुबह खैर में बिल्कुल। यू वेलकम सर, यू डिजर्व इट। सबसे पहले तो ये जो सूरत हाल है, वैसे तो हमने बहुत हंगामी सूरत हाल बनती देखी है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, लेकिन अब ऐसे लगता है कि मामलात बहुत एक्सपोज हो गए हैं। शायद सोशल मीडिया एक वजह है या खिलाड़ियों की एक्सेस होना एक वजह है, लेकिन मामलात अब बहुत खुल के सामने आते हैं चाहे जो भी हो। आप ये जो करंट एक तो तब्दीलियां हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं और क्या जो हफीज वजह बता रहे हैं हमारी क्रिकेट की खराबी की, लीग्स का होना, खिलाड़ियों की तवज्जो दूसरी तरफ है, यही है या कोई और वजह आप देख रहे हैं?
सबसे पहले तो आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब दे दिया कि सोशल मीडिया की वजह से अब क्रिकेट के मामला ढके छुपे नहीं रहते। एक जमाना था कि खबर नहीं आती थी, फिर बाद में पता ही चला कि पीसीबी से खबरें प्रिंट मीडिया के लिए लीक होने लग गई, जिसकी वजह से टेलीफोन टेप होने लगे, पीसीबी में एम्प्लॉइज डरते थे। अब उसके बाद सोशल मीडिया का दौर आ गया है। अब सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप कॉल के जरिए ही मैसेज दिया जाता है, किसी और नंबर के जरिए मैसेज पहुंच जाता है। तो खबरें तो लीक हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन जो इनस्टेबिलिटी है इमरान, वो पाकिस्तान क्रिकेट को एक तबाही के दहाने पर ले गई। जैसे आपने कहा कि 13 माह में 5 चेयरमैन, जिसमें 2 कायम मुकाम चेयरमैन, अब 6ठे चेयरमैन आ जाएंगे नेक्स्ट मंथ। तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, और फिर आईसीसी भी इस सारी चीजों का नोटिस ले रही है। आपको याद होगा कि जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन पर आईसीसी ने पाबंदी आयद कर दी थी, श्रीलंकन क्रिकेट पर पाबंदी आयद कर दी थी, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। तो इसीलिए जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है अभी जो मोहसिन नकवी साहब को, तो अभी मोहसिन नकवी साहब को चेयरमैन नहीं अभी बने फौरन, क्योंकि अगर वो वजीर आला पंजाब, निगरान वजीर आला पंजाब का ओहदा भी रखेंगे, चेयरमैन भी बनेंगे, तो फिर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो उन्होंने उसका हल ये निकाला है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर गवर्निंग बोर्ड तश्कील देंगे। शाह खावर साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज रहे हैं, कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल रहे, और फिर पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल रहे, नैब के प्रोसिक्यूटर हैं। तो उनके जब शाह खावर साहब 4 हफ्ते में गवर्निंग बोर्ड तश्कील देंगे, जिसमें 4 इदारों के और 4 रीजनल एसोसिएशन के नुमाइंदे होंगे, और 2 अफराद नॉमिनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, जिसमें एक मुस्तफा रमदे ऑलरेडी मौजूद है, जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे के साहबजादे जो लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, और एक मोहसिन नकवी। तो जब गवर्निंग बोर्ड तश्कील पा जाएगा इमरान, तो इन दोनों में से कोई एक जो है वो पीसीबी का चेयरमैन बनेगा। लेकिन वो फसली बटेरे जो हर आने वाले को सलाम करते हैं, जाने वाले को बुरा भला कहते हैं, वो बड़े मुतारिक हो गए कि उन्होंने बुके खरीद लिए हैं और कार्ड भी वेलकम करने के लिए कि आए सर हम आपको ऑफिस में लेके जाते हैं। नहीं, बुके नहीं खरीदे। अभी शाह खावर को तो हार पहना दी और खुद भी हार पहन के खड़े हो गए उनके साथ। तस्वीर देखिए, ये हार बड़े महंगे पड़ते हैं सर, हमने तो देखा है सरकारी इदारों में। अच्छा, दूसरी जानिब अब ये नजर नहीं आ रहा कि मौजूदा अगर पेटरन जो है प्राइम मिनिस्टर ये मोहसिन नकवी साहब को नामजद कर रहे हैं, तो जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपना राइट महफूज रखेंगे, जैसे कि नजम सेठी के साथ हुआ था, रमीज राजा को खान साहब ने अपॉइंट कर दिया था। तो अब ये भी तो नजर आ रहा है कि जो नए वजीर आजम होंगे वो जाहिर बात है अपने किसी शख्स को, अपने मंजूर नजर शख्स को लाएंगे। हो सकता है वो मंजूर नजर मोहसिन नकवी ही हो, लेकिन तब्दीली तो फिर भी हो सकती है। तो फिर आपको नहीं लगता कि थोड़ा वक्त ले लेना चाहिए केयर टेकर सेटअप के अंदर, और फिर सुकून से आराम से फैसला करना चाहिए नई गवर्नमेंट के आने के बाद? लेकिन मोहसिन नकवी को जिन हलकों की जो सरपरस्ती हासिल है, उसको देखते हुए चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि मोहसिन नकवी को चेयरमैन बनाना है पीसीबी का, तो मोहसिन नकवी चेयरमैन बनेंगे। पर उसके लिए एक ही हिस्स थी कि वजीर आला पंजाब का ओहदा नहीं रख सकेंगे। तो इलेक्शन के बाद वो जो है देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन मुलतवी होते हैं या आगे होते हैं, तो फिर उस सूरत में एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन पैदा हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि डे टू डे अफेयर्स कैसे चलाएंगे। अब हफीज जो थे वो कल जब मिले तो उन्होंने कहा शाह खावर को मेरे कॉन्ट्रैक्ट का, तो उन्होंने कहा हम आपको तवील मुद्दत का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि हमें आईपीसी मिनिस्ट्री ने मना किया हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ डे टू डे अफेयर्स देखेंगे। तो इसलिए अब हफीज, मुझे लग रहा है हफीज की भी कहानी खत्म हो रही है, और भी बहुत सारे लोग जो है वो कोशिशों में लग गए। आमिर मीर चूंकि वजीर इत्तलात है निगरान हुकूमत पंजाब के, तो उनके भाई के थ्रू कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मोहसिन नकवी के करीब आया जाए। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग पीसीबी के हेडक्वार्टर पहुंच गए। My goodness, I mean it all seems a political mess। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सियासी अखाड़ा बन चुका है, और उसमें फिर खेल का क्या हशर हो रहा है ये हम देख रहे हैं। सोल्यूशन क्या है मेरे साहब? मुझे तो इतना आपकी बातें सुनते हुए जहां पे हम इसका एक अफसोस का भी एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, दुख हो रहा है कि क्या हो रहा है हमारी क्रिकेट के साथ। बहुत बुरा हाल है इमरान। देख लेना कि अभी जो आईसीसी ने अवार्ड्स की लिस्ट जो जारी की थी, कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नॉमिनी में नहीं था। आप देखें ना कि जो प्लेयर बने, कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं बना। एक जमाने में बाबर आजम 2021 में जो डोमिनेट करते थे। तो हालात ऐसे ही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के हालात जो है दुरुस्त समत की तरफ नहीं जा रहे। इसके लिए ज़का अशरफ साहब को मैं दाद दूंगा कि जाते जाते वो जो एक फैसला कर गए कि करप्शन खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट से, तो उस फैसले को यकीनन मैं सलाम करूंगा। हालांकि उनकी पॉलिसी से बाद जगह मुझे बड़ा इख्तिलाफ रहा है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि करप्शन फ्री पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, जिसमें लोग नेपोटिज्म के बजाय, फेवरेटिज्म के बजाय सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर आए। जो माफिया है, इससे जब तक जान नहीं छूटेगी इमरान, ये पाकिस्तान क्रिकेट यूं ही रुसवा होती रहेगी।
जाएगी। अब देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो आपने शुरू में कहा जी। मामला है कि लीग्स, लड़कों को लीग्स की इजाजत नहीं दी जा रही, जो आपने बताया कि हफीज जो है, तो अभी एक अजीब खिचड़ी पकी हुई है टीम में, खिलाड़ियों में जो है बेचैनी है, खिलाड़ी जेल नहीं है। हफीज डांटते थे, वो कहते हैं हफीज डांटते, हफीज कहते हैं खिलाड़ी जो है वो मुत्तहिद नहीं थे, उनकी फोकस कहीं और था। तो बहुत सारे मामला हैं। अब इसको नया आने वाला चेयरमैन कैसे हैंडल करेगा, अच्छा, ये हमने देखना होगा। बैनुल-अक़वामी कोचेस का पत्ता बिल्कुल काट दिया वर्ल्ड कप के बाद। उससे पहले एक जफर मौज थी, लेकिन वो बैनुल-अक़वामी कोचेस की थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे बैनुल-अक़वामी कोचेस होते हैं उनका एक अच्छा इन्फ्लुएंस होता है प्लेयर्स के ऊपर। प्लेयर्स उनके ज्यादा करीब रहना चाहते हैं, उनसे ज्यादा सीखना चाहते हैं, एक इम्पैक्ट रहता है। ये मेरी फीलिंग है, आप बताइएगा। और इनके जाने से आपको लगता है कि टीम की परफॉर्मेंस पे ज्यादा फर्क पड़ा है? बैनुल-अक़वामी कोचेस रहते या कुछ उनमें से रहते, सारे ना भी रहते, तो बेहतर होती परफॉर्मेंस, डू यू थिंक, या नहीं, ऐसा नहीं है? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया इमरान। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो जब हफीज को हेड कोच बनाया गया तो कुछ खिलाड़ियों के साथ तो वो खेले हुए थे। जिन खिलाड़ियों के साथ आप खेले हुए हो तो वो बात नहीं रहती। और आप माजी के तजर्बात को देखें, बॉब वुल्मर बड़े जबरदस्त कोच थे पाकिस्तान के। फिर उसके अलावा मिकी आर्थर ने अच्छी कोचिंग की। उसके अलावा डेव वॉटमोर थे पाकिस्तान के गैर मुल्की कोच। जेफ लॉसन शुरू में आए, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, वो भाग गए। रिचर्ड पाइबस थे। तो बहुत सारे इंटरनेशनल कोचेज आए। अभी ग्रांट ब्रैडमैन थे हेड कोच, सबका तल्ख तजुर्बा रहा है। स्टीव रिक्सन ने तो जाकर, जो फील्डिंग कोच थे ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट विकेट कीपर, उन्होंने जाकर कहा कि जी पाकिस्तान में कोचिंग करना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि सियासत सरायत कर जाती है। जो गोरा आएगा वो नेपोटिज्म से बालातर होकर बात करेगा क्योंकि वो प्रोफेशनल होगा, उसको पैसे मिलेंगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सियासत इतनी ज्यादा है कि किसी गोरे को टिकने नहीं देते। वो कहते हैं कि अगर 30 लाख रुपए हमें मिले तो क्या मजाक है। और जो जिस वजीर के करीब होता है वो खुद को कोच अपॉइंट करा लेता है, डायरेक्टर अपॉइंट करा लेता है। ये तो हमें बिल्कुल, इसमें हमें कोई शक नहीं है कि ऐसे होता है। हमने तो सरकारी इदारों में ये देखा है। अच्छा, अब जो ताकतवर हल्के हैं जी, मैं जरा उनकी भी बात करना चाहता हूं। अगर वो ये चाहते ही हैं कि अपनी मर्जी से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी लगाएं, क्या उनको नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का झंडा ऊपर जाए? डेफिनेटली चाहिए, पाकिस्तान के हमदर्दी हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे फैसले क्यों कर रहे हैं जिससे हमें या आप जैसे एक्सपर्ट्स को नजर आ रहा है कि ये फैसले ठीक नहीं है? आई मीन मैं चाहता हूं कि आप उनको कुछ सजेशन दें। मेरी सजेशन तो यही है कि आप देखें कि क्रिकेट जितनी पाक फौज में मकबूल है, चाहे वो ब्रिगेडियर हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे कर्नल हो, चाहे मेजर हो, इतनी ज्यादा पॉपुलर है क्रिकेट। मेरा जब भी इंटरेक्शन होता है हर आदमी को क्रिकेट के बारे में पता होता है जो पाक फौज के जवान। और एक जमाने में पाकिस्तान आर्मी की टीम भी होती थी। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शुजाउद्दीन मरहूम, आपको याद होगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो पाकिस्तान आर्मी से आए थे। बहुत सारे, इम्तियाज अहमद स्क्वाड्रन लीडर थे। तो सर्विसेज में क्रिकेट का बड़ा शौक है और लाजिम बात है उन्हें इन तमाम चीजों को देखना होगा कि क्रिकेट किस समत में जा रही है। फखर जमान तो सेलर थे नेवी में, वो पाकिस्तान टीम में आ गए। तो सर्विसेज का एक रोल तो है, लेकिन अब उन्हें ये देखना होगा कि पाकिस्तान का परचम कैसे बुलंद होगा। अगर पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान का परचम बुलंद होगा, तो न सिर्फ हमारे सर्विसेज के लोगों के बल्कि हर पाकिस्तानी का सर जो है वो फख्र से बुलंद है। अच्छे फैसले करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच मेरे साहब। एंड आई बिलीव आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं इनकी राय जरूर शामिल होनी चाहिए, चाहे आप हैं, दीगर हमारे मुल्क के अंदर अच्छा पॉजिटिव माइंड रखने वाले, क्रिकेटिंग ब्रेन रखने वाले लोग हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए और उसके बाद डिसीजंस हो तो आई बिलीव ज्यादा अच्छे फैसले होंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और टैलेंट की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की, कॉम्पिटेंट लोगों की कमी नहीं है, लेकिन क्या हम राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लेकर आ रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन, आई मीन दैट शुड हैव बीन आंसर। हम इस पर बात करते रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो। गर गर नेरे धनी रे सा रंजिशी सही
किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे, 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 किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशे सही। वाह 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 वाह, क्या बात है। सनी मेहदी, जिनको आप सुन रहे हैं, मेहदी हसन खान साहब के शागिर्द हैं और इनके गाने में वो अंदाज़, वो अंग नज़र भी आता है। और आशिर शहजाद इनके साथ हैं जो कि तबला के ऊपर है और मैं आशिर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मेहदी साहब भी बहुत ज़बरदस्त गा रहे हैं। यानी आप कैसे हैं, खैरियत से? हाँ जी, आपका कहवा भी आ गया तो आप ले लीजिए, दे दीजिए जी, कहवा दे दीजिए, हमारा लाइव शो है। अच्छा, तो एक तो बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू वेरी मच। दूसरा ये कि कब से ये सिलसिला चल रहा है, ये मेरा एक फॉर्मल सवाल होता है तो मैं जानना चाहूँगा कब से गा रहे हैं आप? हाँ जी, ये एक्चुअली मेरा ताल्लुक मौसीकी के घराने से ही है। मेरे दादाजी, मेरे वालिद साहब, मेरे चचा परवेज़ फिदा, वो फिदा हुसैन साहब के शागिर्द थे। ओके, मरहूम दुनिया में नहीं रहे। ठीक। और मेरे छोटे भाई शमून फिदा, ओके, वो भी गुलाम अली साहब के शागिर्द। और अभी इस दौर में ये नाम सुने हैं जी, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और नाम पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो गज़ल की तरफ ही क्यों आप आए? गज़ल बस ये मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मुझे गज़ल गायकी ज़्यादा। तो बाकायदा शागिर्दी का एजाज़ हासिल हुआ या रूहानी तौर पे? बाकायदा शागिर्दी की खान साहब से? हाँ जी, ठीक है। कराची में 2011 में की थी, तब मेहदी हसन साहब हयात थे। ठीक है, हाँ जी। तो आप चूँकि गाते तो आप गज़ल ही हैं, अपनी गज़ल भी कोई कंपोज की खुद से भी या मेहदी हसन खान साहब कोई? वैसे तो जितनी गज़ल खान साहब ने गा छोड़ी है उसके बाद गज़ल में गुंजाइश नहीं है। लेकिन फ़न एक ऐसी चीज़ है, चूँकि इसे एक समंदर कहा जाता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें कुछ मज़ीद अच्छा नहीं किया जा सकता। लेकिन खान साहब ने मुझे लगता है गज़ल मुकम्मल कर दी। मुकम्मल कर दी। अब जो भी नए आर्टिस्ट आएंगे वो वही अंदाज को लेकर चलेंगे, उससे बाहर नहीं जा सकते। अगर बाहर गए तो वो फिर मकबूल नहीं होगी। गुलाम अली साहब और मेहदी हसन साहब कमाल अंदाज है। गुलाम अली साहब सिर्फ थोड़ा अवामी अंदाज रखते हैं, लेकिन उनकी भी क्या बात है। और मेहदी हसन खान साहब मुझे लगता है थोड़ा सा ख्वास का गाना गाते हैं। कुछ और सुनाइए हमें। जी जी जरूर। एक और आइटम आपका जाना पहचाना है। जी जरूर। गम पानी धम पगरे गरे सानी गरे सगरे सा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं।
एहसास हुआ है मुझको, तू मिला है अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। सुबह सुबह भाई हमें मेहदी हसन खान साहब की दो खूबसूरत मशहूर ज़माना गज़लें हमें सुनने को मिली, और एक तो गीत कम गज़ल ज़िंदगी में सभी प्यार किया करते हैं, जिसे गज़ल के अंदाज में भी गाया गया, गीत के अंदाज में भी गाया गया। मेहदी सनी मेहदी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इन दी एंड जो लोग आपको देख रहे हैं, जिन्होंने आपको पहली दफ़ा देखा है या इससे पहले आपको फॉलो करते हैं, कुछ भी उनसे कहना चाहें इससे पहले कि हम सेगमेंट क्लोज करें। जी बहुत शुक्रिया, और मैसेज मेरा यही है कि मोहब्बतें बांटें और ज़िंदगी को एंजॉय करें आप, और सर्दी भी एंजॉय करें, सर्दी से बच के भी रहें। जी जी। और ठीक है, तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें गज़लें सुनाई। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में दोबारा ज़रूर हम चाहेंगे कि आप हमें सुनाएं। और हाशिर आपका भी बहुत शुक्रिया, ऑलवेज मुझे बहुत मज़ा आता है जब आप साथ आते हैं संगत में। तो उम्मीद है जी मौसीकी का तड़का आपको अच्छा लगा है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है कारवां सराय। आप देखते हैं हर इतवार की शाम 8:05 पे एक्सप्रेस न्यूज़ पर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के साथ, जो बाकी सभी टेलीविजन शो से हटकर एक वाइब आपको देता है। तारीखदान काशिफ साहब इस शो के अंदर मौजूद हैं। हमने एक एपिसोड पहले भी आपको दिखाई थी, उन्हीं के साथ तारीख के मुख्तलिफ हवालों पर बात हो रही है। तारड़ साहब के साथ आपको थोड़ी सी झलकियाँ दिखाते हैं कि इस दफ़ा क्या बात हो रही है। दरवाज़ा से कहते हैं, चूँकि दमिश्क से काफ़िले वहाँ एंटर होते थे, वहाँ से आप एंटर हो, पूरे कदीम यरूशलेम का चक्कर लगाकर आप, अगर आपकी मुनासिब स्पीड है चलने की, तो आप 40 मिनट में वापस उस दमिश्क, इतना छोटा है कदीम यरूशलेम। अब तो खैर ऐसी वॉल्ड सिटी से बाहर भी है, लेकिन उन 4 दीवारों के अंदर मज़ाहिब, तारीख़, फ़ेथ के ऐसे ख़जाने हैं। हर कदम एक जो नाश्ता होते हैं उनको तो नहीं पता चलता, वो कहते हैं नज़र बीना चाहिए आपको, हिस्ट्री आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे ख़जाने हैं कि अगर मैं बयान करूं तो शायद हमें कई एपिसोड करनी पड़ जाए इसको बयान करने के लिए। उस एक 2 स्क्वायर किलोमीटर के कदीम यरूशलेम के अंदर शजरतुल रसूल, मैंने कहा आपने इसका क्या नाम रखा है, तो फिर उसने जवाब में ये जवाब बताया था जो आपने कहा है कि वी कॉल इट द लास्ट लिविंग सहाबी, आखिरी ज़िंदा सहाबी, क्योंकि इसने रसूल सल्लम को देखा और ये अब भी ज़िंदा है। वहाँ से मेरी भी ख्वाहिश बेदार हुई कि जाहिर है कि हम उन ज़मानों में नहीं थे, और बहुत से लोग जो इसके रसूल में मुब्तला है, हर शख्स है, उसकी ख्वाहिश यही होती कि काश हम उन ज़मानों में होते। लेकिन जिस तरह के आपने तज़किरा किया है कि वहाँ पे एक शजर है जो उनका आखिरी सहाबी है, तो जी जाता है कि उस सहाबी के छाँव में कुछ देर बैठा जाए, नवाफिल पढ़े और अपने महबूब को याद किया जाए। तो उसने कहा कि मैं यहाँ पैदा हुआ अमेज़ॉन में और सारी उम्र से अमेज़ॉन के जंगल में रहा हूँ,
हम रात को यहाँ शिकार करने आते हैं। दुनिया के सबसे ख़तरनाक मकड़ियाँ, सांप, बिच्छू यहाँ पे होते हैं और मेरे जिस्म पे लातादाद उनके काटने के निशानात हैं, लेकिन मुझे अमेज़ॉन में कभी डर नहीं लगा। ये मेरा घर है, मुझे पता है कि ये मकड़ी है, ये सांप है, इसमें इतना जहर है। मैं दूर से पहचान लेता हूँ। शहर में मैं नहीं पहचान सकता किस में कितना जहर है, इसलिए मैं शहर नहीं जाता। कहते हैं ना कि मूसा आग लेने गए थे, पैगम्बरी मिल गई, पैगम्बरी लेके लौटे। वो बुश सर सिनाई में ही नेचुरली जहाँ पे ये सारा वाक़या हुआ, और वो अब एक वहाँ पे क्रिश्चियन मोनेस्ट्री है, बल्कि ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली फंक्शनिंग क्रिश्चियन मोनेस्ट्री इन द वर्ल्ड, सेंट कैथरीन, उसके अंदर वो झाड़ी है। और वहाँ के जो लोकल राहिब हैं उनका बयान है कि 3200 साल पहले जब अल्लाह ताला की आवाज़ यहाँ से गूंजी, उसके बाद से ये झाड़ी ना बढ़ी ना कम हुई, ना इसमें कभी फूल लगे ना ये कभी मुरझाई। तो वो हेब्रोन में अल-खलील शहर जो है, अल-खलील शहर के अंदर है, और वो ऑथेंटिक, यानी कि वो तो जो बहुत ही ज़्यादा सिनिकल लोग भी हैं वो भी मानते हैं कि दुनिया में 2 अंबिया के मकाबिर जो हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, जिन पे कोई शक नहीं किया जाता। एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दूसरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि आपने अपनी ज़िंदगी में वो जगह ख़रीदी थी अपनी मतफन के लिए और अपनी आले औलाद के लिए। कारवां सराय की मुकम्मल एपिसोड आप देख पाएंगे इतवार की शाम 8:05 पर। डॉक्टर काशिफ जो कि तारीख दान है, तारीख के मुख्तलिफ हक़ाइक़ से पर्दा भी उठा रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है। मुस्तनसर और सैंतारर साहब तो अपनी मिसाल आप हैं ही। इसके साथ ही प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है। आज चूँकि जुम्मा है, एक तो दुरूद इब्राहिमी का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम किया जाए, बड़ा सवाब है आज के दिन पढ़ने का, और दूसरा नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील हुकूमती सतह पर की गई है। आप अपने तौर पर अदा कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह रहमत की बारिश बरसाएं और ये खुशकी का सा जो एक समा है ये ख़त्म हो जाए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ऑन मंडेज। अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड वीकेंड। इमरान हसन साइंस आउट। अल्लाह हाफ़िज़।